नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मेट्रो में सफर कर दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंचे पीएम मोदी। छात्रों के संबोधन में युवाओं को बताया देश का भविष्य। शाह ने भी उदयपुर दौरे के दौरान गहलोत पर जमकर साधा निशाना। यूसीसी का ड्राफ्ट हुआ तैयार। मॉनसून सत्र में बिल पेश करेगी मोदी सरकार। 5 अगस्त से लागू करने की अटकलें हुई तेज। सीएम हाउस में जेडीयू विधायकों के साथ नीतीश कुमार ने की मुलाकात। सुशील मोदी से राजभवन में हुई गुफ्तगू। मुख्यमंत्री की मीटिंग से हुई हलचल तेज। बंगाल में हिंसा पर फंसी ममता सरकार। पंचायत चुनाव पर एनआईए ने तैयार की गोपनीय रिपोर्ट। जुटाए हिंसा के चौंकाने वाले सबूत। उद्धव ठाकरे को लगा दोहरा झटका। बेटे आदित्य ठाकरे के करीबी राहुल कनाल लेंगे शिंदे गुट की शिवसेना में एंट्री। सुशांत सिंह की मौत के मामले में भी मिले ठोस सबूत। और खबरों की शुरुआत में बात करेंगे मोदी शाह के दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में शामिल हुए। पीएम अचानक मेट्रो से सफर कर डीयू पहुंचे और मेट्रो में यात्रियों के साथ बातचीत भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने डीयू के अपने संबोधन में देश के युवाओं को भारत का भविष्य बताया। पीएम का संबोधन खत्म होते ही डीयू के आयोजन परिसर में जय श्री राम के नारे गूंजने लगे। दूसरी ओर गृह मंत्री अमित शाह आज उदयपुर पहुंचे। इस दौरान शाह ने गहलोत सरकार के भ्रष्टाचार को लेकर सीएम पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही शाह ने मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को भी गिनाया। डॉक्टर साहब, किस तरह से देखा जाए, मोदी आज डीयू पहुंचे, उधर शाह आज उदयपुर पहुंच गए। देखिए, चुनावी रंग में रंग गए हैं भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स। जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक खबरें आ रही हैं और जिस तरह का प्रयोजन नजर आ रहा है, इससे साफ साफ लग रहा है कि मोदी सरकार इलेक्शन मोड में चली गई है। लेकिन आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी किस तरीके से यूथ के साथ कनेक्ट करते हैं। आप उनके भाषण को सुनेंगे, आपको लगेगा कि ऐसा नहीं कि कोई 72 साल का व्यक्ति यूथ के साथ इंटरेक्ट कर रहा हो। वो इतना अप टू डेट रहते हैं। रील्स के बारे में उन्होंने बातचीत की, उन्होंने ओटीटी प्लेटफॉर्म पे वेब सीरीज के बारे में बातचीत की, और अचानक से मेट्रो पे वो सवार होते हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं। ये दिल्ली में और खास करके नॉर्थ कैंपस में जो स्टूडेंट्स हैं वो ऐसे ही कॉलेज जाया करते हैं। तो ये देखिए, कांग्रेस पार्टी के कुछ लीडर्स ने कहा कि देखिए, राहुल गांधी की कॉपी कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, जिस तरीके से वो लोगों से मिलते जुलते हैं। लेकिन ये कहना गलत होगा, वो इसलिए कि प्रधानमंत्री मोदी शुरू से ही इस तरह से वो करते आ रहे हैं। कोई पहली बार वो मेट्रो पे सफ़र नहीं कर रहे हैं आम लोगों के साथ। लेकिन बैटिंग तो उदयपुर में कर रहे थे अमित शाह। अमित शाह के ऊपर और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि राजस्थान में गहलोत की सरकार को वहाँ से हटाया जाए। और इसीलिए जिस हिसाब से गहलोत सरकार के दौरान हिंदुओं के साथ बुरा बर्ताव हुआ, जिस तरीके से कन्हैयालाल की मौत हुई और जिस तरीके से वहां पीएफआई ने अलग अलग शहरों में कोहराम मचाया, उस सारी चीजों को अमित शाह ने आज राजस्थान की जनता को याद दिलाया। और जिस हिसाब से कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की सरकार चल रही है, उससे तो साफ साफ लगता है कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम अपीजमेंट कर रही है और भारतीय जनता पार्टी वो आईना दिखा करके ही चुनाव जीतने की कोशिश में है। जी बिल्कुल, चुनाव से पहले बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है, जिसके तहत पीएम मोदी डीयू पहुंचे तो अमित शाह उदयपुर दौरे पर पहुंच गए। वहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर केंद्र सरकार संसद में बिल लाने की तैयारी में है। कहा जा रहा है कि सरकार संसद के आगामी मॉनसून सत्र में यूसीसी को लेकर बिल ला सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भोपाल में दिए गए बयान के बाद चीजें उसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है।
लॉ कमीशन ने यूसीसी को लेकर आम नागरिकों की राय मांगी है। वहीं अब संसदीय स्थायी समिति ने भी यूसीसी को लेकर 3 जुलाई को बैठक बुला ली है। माना जा रहा है कि राम मंदिर और अनुच्छेद 370 की ही तरह सरकार 5 अगस्त से यूसीसी को लागू करने की तैयारी में है। डॉक्टर साहब, क्या 5 अगस्त की डेट यूसीसी का कानून लागू करने के लिए फिक्स हो गई? देखिए, कैपिटल टीवी सबसे पहले इस बात को कह रहा था कि मानसून सत्र में यूसीसी का प्रस्ताव जो है वो पारित किया जाएगा, बिल जो है वो कानून में तब्दील होगा। जिस स्पीड से लॉ कमीशन की तरफ से काम किया जा रहा है, जिस स्पीड से उत्तराखंड से खबरें आ रही है कि वहाँ ड्राफ्ट भी तैयार है, ड्राफ्ट ऑलमोस्ट यहाँ भी तैयार है। 8-8.5 लाख लोगों ने इसमें इंटरेस्ट दिया है, जानकारी दी है, सजेशन दिया है, इन सब को खंगाला जा रहा है। और इन सब के बावजूद आप देखिए, ये जो स्थायी कमेटी की बैठक 3 जुलाई को बुलाई गई है, इससे सारी चीजें साफ हो जा रही है। बिल लाया जाएगा और 5 अगस्त का नाम इसलिए लिया जा रहा है, उसी दिन पूजा भी हुई राम जन्मभूमि में, प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। उस दिन 370 भी हटाया गया। और ये तीसरा मुद्दा, ये 3 मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के जब से ये पार्टी बनी है तब से ये 3 मुद्दों को लेकर के चल रही थी, राम मंदिर, 370, यूसीसी। तो प्रधानमंत्री मोदी कोई चांस नहीं लेना चाहते और ना ही वो ये चाहते हैं कि 2024 के चुनाव में इसके ऊपर चर्चा भी हो या उसके बाद फिर नई सिस्टम बने। अभी तो बहुमत है, सब कुछ है, काम करके खत्म करेंगे। और 2024 के बाद भारत को विकास के रास्ते पे एक दूसरी ऊंचाई पे लेकर के जाना है, जहां इन सब चीजों की कोई अहमियत ना हो, इसके ऊपर दिमाग ना लगाना पड़ जाए। यही प्रधानमंत्री मोदी की तैयारी है। जी बिल्कुल, सरकार के इस फैसले पर अब राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। अगली खबर में बात करेंगे नीतीश की विधायकों के साथ बैठक की। बिहार में राजनीतिक हलचल तेज है। एक एक कर नीतीश कुमार जेडीयू के विधायकों और विधान पार्षदों से मुलाकात कर रहे हैं। उनको सीएम आवास से बुलावा भेजा जा रहा है। विधायकों के मूड को नीतीश कुमार भांप रहे हैं, अपनी तरफ से उनको कुछ सलाह दे रहे हैं, साथ ही विधानसभा क्षेत्र के लोगों के संपर्क में रहने की सलाह दे रहे हैं। इस मेल मिलाप को लेकर कई तरह के कयास लगाए जाने लगे हैं। इससे पहले नीतीश कुमार ने राजभवन में राज्यपाल से भी मुलाकात की। इस दौरान बीजेपी सांसद सुशील मोदी भी वहां मौजूद रहे। डॉक्टर साहब, विधायकों के साथ मुलाकात, सुशील मोदी के साथ गुफ्तगू, बड़ा सस्पेंस बिहार में क्रिएट हो गया। देखिए, ये सुशील मोदी जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे वरिष्ठ लीडर हैं बिहार में, उनको किसी जमाने में नीतीश कुमार के साथ कहा था कि राम लक्ष्मण की जोड़ी है। ये चोरी चोरी चुपके चुपके मिल रहे हैं, इसका क्या मतलब निकाला जाए? कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार उनको समझ में आ गया कि ये जो महागठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे थे मोदी विरोध में, और जिस हिसाब से इनको उस तरीके से निकाला गया जैसे चाय की प्याली से मक्खी को बाहर निकाल दिया जाता है, कहीं उससे नाराज तो नहीं हो गए? फिर पलटने वाले तो नहीं है। खैर, एक बात तो साफ है, वो नीतीश कुमार जो विधायकों के रिक्वेस्ट पे कि मैं मिलना चाहता हूं, तो विधायकों को 6-6 महीने तक वक्त नहीं देते थे, अभी बुला बुला करके पुचकार रहे हैं। मतलब स्थिति खराब हुई है, क्योंकि मुख्यमंत्री भी हैं, वो होम मिनिस्टर भी हैं, खुफिया डिपार्टमेंट भी इनके पास है। इनके पास तो जानकारी आ रही होगी कि पार्टी छोड़ के लोग जा रहे हैं। बहुत सारे विधायक पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में मिलने को बेकरार हैं। तो कई सारी मुसीबतों से के बीच फंस गए हैं। इनको लग रहा था कि बड़ा आसान होगा, लेकिन आसानी तो बहुत ही दिक्कत वाली होती चली जा रही है। नीतीश कुमार की हालत एक ऐसे नेता की हो गई है कि जिसके साथ न कार्यकर्ता है, न नेता है और न सहयोगी उनमें विश्वास कर रहे हैं, और विपक्षी विरोधी वो ताक लगा करके बैठे हुए हैं कि कैसे इनकी राजनीति खत्म हो, कि वहां
जो असमंजस लगा हुआ होता है बिहार की राजनीति में वो खत्म हो जाए। जी बिल्कुल, नीतीश की विधायकों के साथ मीटिंग और सुशील मोदी की मौजूदगी में राज्यपाल से मीटिंग ने सस्पेंस बिहार में बढ़ा दिया है। आगे बात करेंगे बंगाल हिंसा पर एनआईए की रिपोर्ट की। पंचायत चुनाव से पहले बंगाल में हो रही हिंसा पर एनआईए टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसे दिल्ली में एजेंसी के मुख्यालय को सौंप दिया गया है। नेशनल एंटी टेरर एजेंसी फिलहाल बंगाल के हालातों पर तेज नजर बनाए हुए है। मालूम चला है कि बंगाल पुलिस की तरफ से एनआईए को हिंसा के मामलों की ठीक जानकारी नहीं दी गई है। ऐसे में एनआईए ने राज्य के कई इलाकों में हुए बम धमाकों, गोली चलने, बम रिकवरी, हिंसा के वीडियो जब्त किए हैं। इन सब के साथ एनआईए ने अपनी गोपनीय रिपोर्ट तैयार की है। डॉक्टर साहब, क्या कुछ है इस गोपनीय रिपोर्ट? देखिए, गोपनीय रिपोर्ट कोई गोपनीय नहीं है। जो लोग बंगाल को जान रहे हैं उनको मालूम है बंगाल में क्या चल रहा है। ये गोपनीय है। बॉम्ब फट जा रहा है, कार्यकर्ता, पॉलिटिकल कार्यकर्ता के घर के अंदर बॉम्ब्स पाए जा रहे हैं। जो पकड़ा जा रहा है वो बता रहा है कि फला नेता ने हमें हायर करके बुलाया है। गोली चलाने वाले, बम चलाने वाले बाकायदा हायर किए जा रहे हैं। पुलिस वहां की सरकार चलाने वाली पार्टी के एजेंट की तरह काम करने लग जा रही है। ये कहीं छिपा हुआ है? हाईकोर्ट का कार्रवाई के दौरान आप देखिए मैडम जज ने किस तरीके से लताड़ा। वो तो यहां तक कह दी कि बंद करो, अगर चुनाव नहीं करवा सकते हो शांतिपूर्वक तक। आज 6 दिन हुए हैं, 12 लोगों की मौत हो चुकी। 12 लोगों की मौत हो चुकी। पिछली बार पंचायत चुनाव में यही ममता बनर्जी की सरकार के नाक के नीचे 50 लोगों की मौत हुई थी। इलेक्शन, वो भी पंचायत इलेक्शन में 50-50 लोगों की जान चली जाएगी। इतने लोग तो दिल्ली के दंगों में मारे गए थे। तो ये जो एनआईए की जो रिपोर्ट आई है, मैं क्यों ये कह रहा हूं इसको भी समझिए। एनआईए ने तमाम इलाकों में जा जाकर सारी रिपोर्ट्स तो तैयार कर ली। सवाल यह है कि इस रिपोर्ट का करेंगे क्या। ये कोई छिपी ढकी छुपी बात तो है नहीं कि वहां वायलेंस हो रहा है। एनआईए रिपोर्ट दे दे और यहां पे गृह मंत्रालय में, केंद्र में, दिल्ली में उसको डस्टबिन में रख दिया जाए, उसको किसी अलमारी में बंद कर दिया जाए, तो ऐसी रिपोर्ट का क्या करें। बंगाल इज अ फिट केस फॉर प्रेसिडेंट रूल। वो इसलिए वहां कानून का राज नहीं है। वहां पुलिस वाले दहशत में रहते हैं, डरते हैं कि कहीं कोई गलती से मुस्लिम इलाके में जाकर इनसे कोई कार्रवाई ना हो जाए। जहां का लॉ और पुलिस वहां की पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स के आदेश पे चलती हो, वहां तो कानून खत्म है। तो इसलिए ये एनआईए की रिपोर्ट, ह्यूमन राइट की रिपोर्ट, वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट, ये सब बकवास है। यू शुड हैव दिस पॉलिटिकल विल कि बंगाल में जो लोग, खास करके हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसको कैसे रोका जाए, वही नहीं है। जी बिल्कुल, बंगाल में बढ़ती हिंसा अब एक गंभीर चिंता का विषय बनता जा रहा है। आज की आखिरी खबर में बात करेंगे उद्धव ठाकरे को दोहरे झटके की। उद्धव ठाकरे की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में हुई बगावत के बाद से ही उद्धव गुट के कई नेता पाला बदल चुके हैं। इस लिस्ट में अब एक और नाम जुड़ गया है। उद्धव के बेटे आदित्य ठाकरे के करीबी राहुल कनाल ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। अब 1 जुलाई को शिंदे सरकार के खिलाफ मुंबई में विराट मोर्चा निकालने से पहले ये उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में ठोस सबूत मिलने के दावे भी किए हैं, जिससे जांच में तेजी आ गई है। डॉक्टर साहब, दोहरा झटका उद्धव ठाकरे को लगा है। देखिए, एक तो सुशांत के मामले में मैं कह दूं बहुत डिसअपॉइंटमेंट मिला है सीबीआई से। आपके पास सबूत नहीं है, हाथ खड़े कर दो, कह दो कि हमसे नहीं हो पाएगा। आप मामले को लटकाए हुए हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और जो तमाम जो सवाल जो उठाए गए थे उस दौरान उनके जवाब दे दीजिए। आप कह दीजिए कि नहीं, वो जो कूपर हॉस्पिटल के अंदर
जो पोस्टमार्टम हुआ वो सही था, दिन के उजाले में हुआ, बाकायदा लीगल हुआ। आप ये कह दीजिए कि भाई पहले से ही मालूम था कि भाई वो सुसाइड करने वाला है, आप ये बता दीजिए कि उसकी टांगें नहीं टूटी हुई थी, मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन आप चीजों को इतना लंबा कर रहे हैं, लोगों का विश्वास इस तरह के एजेंसियों से तब उठने लगता है जब इसमें बहुत सारी चीजें हैंकी पैंकी नजर आने लगती है। अब देवेंद्र फडणवीस ने क्या किया? देवेंद्र फडणवीस के पास कोई लोकस स्टैंडाई नहीं है कि वो सीबीआई केस के बारे में कुछ बोले। वो डिप्टी सीएम है, होम मिनिस्टर है, तो उन्होंने जो कहा वो ये कहा कि दिशा सालियान के केस के ऊपर जो है जांच चल रही है। ये अलग थ्योरी है एक कि दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत की मौत में कोई रिश्ता है। वो तब सामने आएगा जब महाराष्ट्र की पुलिस ये साबित कर सके कि दिशा सालियान के साथ हुआ क्या, क्योंकि दिशा सालियान का केस भी बहुत मिस्टीरियस है। उसकी बॉडी उसके बिल्डिंग से 14 फीट दूर, वो भी विदाउट एनी क्लोथ मिली थी। सीसीटीवी के सारे फुटेज, कैमरास और बाकायदा जो डीवीआर वगैरह होता है सब गायब था। तो देवेंद्र फडणवीस ने कहा है तो ये पॉलिटिकल एनिमोसिटी की वजह से नहीं करना चाहिए कि फला कोई आदमी टारगेट है, फला कोई आदमी जो है इसमें इन्वॉल्व है। आप क्लियर कट आप बताएं कि भाई ये सारी चीजें हुई हैं, दिशा सालियान के केस में ये चल रहा है, हम इसलिए इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं चूंकि ये सुशांत के साथ उसका रिश्ता है। ये सारी चीजें नेताओं के मुंह से नहीं, पुलिस के जुबानी से जनता के सामने आना चाहिए। रही बात पार्टी छोड़ के जाने की, तो उद्धव के साथ तो कोई रहेगा नहीं। ये राजनीति का तकाजा है, जिसके पास सत्ता है, जिसके पास पावर है, जिसके पास रिसोर्सेज है, वहीं राजनीतिक लोग जो है मंडराते हैं। उद्धव ठाकरे के पास अब न कुर्सी है, न सत्ता है, न पावर है, न नाम है, न झंडा है, कुछ बचा ही नहीं। तो इसलिए लोग उद्धव ठाकरे को छोड़ के जा रहे हैं। जी बिल्कुल, उद्धव ठाकरे को लगे इस दोहरे झटके के बाद उनकी मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।